हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे रेलवे स्पीडी सामान्य अध्ययन का मध्यकालीन भारत प्राचीन भारत मैंने करा लिया है। आप लोग देखिए, और रेलवे का ये जो बुक है ये दरोगा, बिहार एसएससी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल और ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, और मैंने खुद इसको पढ़ के कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? यह मोहम्मद बिन कासिम था और 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिंध मतलब कहाँ? तो वर्तमान में राजस्थान और पंजाब और पाकिस्तान का जो इलाका है उसमें। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन था किसके काल में? तो मोहम्मद बिन कासिम के काल में, और यह अरबी था। जजिया कर इसी ने शुरू किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनी था। इसका उद्देश्य था धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पे कुल 17 बार हमला किया था, और पहली बार जो हमला किया था यह 1000 में किया था। चलिए आगे देखते हैं कि महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है, इसको लूटा गया कब? तो 1025 ईस्वी में भीमवन के शासनकाल में। जब महमूद गजनी 1025 में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय भीमवन वहाँ का शासक था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। और क्यों था? क्योंकि गजनी जब सोमनाथ मंदिर को लूट के धन और सोना ले जा रहा था तो जाटों ने गजनी पे हमला कर दिया और कुछ संपत्ति को लूट लिया। चलिए आगे देखते हैं कि सुल्तान उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यह महमूद गजनी या महमूद गजनवी भी बोलते हैं। महमूद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी कवि थे और उतबी जो थे इतिहासकार थे। फिरदौसी और उतबी महमूद गजनी के दरबार में। किताब उल यामिनी तारीख़ यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? उतबी ने। किताब उल यामिनी और तारीख़ यामिनी की रचना की थी उतबी ने। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में। महमूद गजनवी महमूद गजनी को ही कहते हैं। शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी और ये फारसी भाषा के लेखक थे। अलबेरुनी, जिसे अबू रेहान भी कहा जाता है, भारत में आया था महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। अलबेरुनी महमूद गजनवी के साथ आया था और इसका नाम अबू रेहान था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबेरुनी और इसकी पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 में और जीत लिया था किस प्रदेश को? तो मुल्तान प्रदेश को। मोहम्मद गौरी का भारत में पहली बार पराजय हुआ था 1178 में। भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? तो मोहम्मद गौरी को हराया था। 1192 की तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। तो यहाँ से एक पॉइंट और भी याद रखेंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं कि 1194 के चंदावार युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो गढ़वाल यानी कन्नौज के शासक राजा जयचंद को हराया था। तो चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को हो गई थी। खोखर नामक जाट उपसमूह के लोगों ने किया था। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था या दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, ऐबक का गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम या दास था। गुलाम, दास या ममलूक वंश की स्थापना की थी 1206 में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश को ही दास वंश और ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो यह लाहौर थी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी को दिल्ली वापस लाया किसने? इल्तुतमिश ने। गुलामों का गुलाम कहा गया है किसे? इल्तुतमिश को। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया इल्तुतमिश ने। शुरू किया था किसने? कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसके? बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के याद में। चलिए आगे देखते हैं कि लाख बख्श कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं और लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। चौगान यानी पोलो खेलते समय ये घोड़ा पर से गिर के मर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था 1210 ईस्वी में और कौन सा खेल खेल रहा था? तो चौगान या पोलो। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है लाहौर पाकिस्तान में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यह आराम शाह हुआ। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। शुद्ध सिक्के चलवाए थे इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। तांबे का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खां, जिसे तेमुचीन भी के नाम से जानते हैं, ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के समय में। मंगोल शासक चंगेज खां, इसे तेमुचीन के नाम से भी जानते हैं, इसने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इल्तुतमिश के समय में किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे बनाया? तो मलिक जानी को बनाया एवाज के स्थान पे। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने विवाह किया था अल्तुनिया से। रजिया की हत्या 1240 में कर दी गई थी कैथल के पास डाकुओं के द्वारा। कैथल जगह था। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। देखिए इस पीढ़ी के बाद हम फिर लूसेंट सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज शुरू करेंगे, चूँकि देखिए इसमें भी प्राचीन भारत लगभग 1 घंटे का है और इस पीढ़ी में जितना है बढ़िया सवाल है सारा प्रीवियस ईयर, और 1 घंटे में इसलिए डाला मैंने क्योंकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा। अगर 1.5x या 2x पे देखते हैं तो आधा घंटा से 40 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा और सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन करेंगे छोटे छोटे वीडियो से तो आसान रहेगा। फिर सारे को मिला के एक कंपाइलेशन करके एक मैराथन वीडियो भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था 1249 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद से। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान किया था नसीरुद्दीन महमूद ने। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। लौह और रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। फारसी त्यौहार नयरोज या नवरोज को आरंभ किया था बलबन ने। दीवान अर्ज की स्थापना की थी बलबन ने। सिजदा और पैबोस की प्रथा को लागू किया था बलबन ने। अमीर खुसरो दरबारी कवि था किसका? बलबन का। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बलबन का। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था बलबन। राजस्व सिद्धांत का पहला प्रवर्तक था
तो बलबन था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर था। खिलजी वंश राजधानी किलोखरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी और खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी थी। दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था। ठीक है, अली और गुरसास्प जो था यह अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। सिकंदर ए शानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। आगे देखते हैं कि भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अगर आप हमारे इस वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी बुक्स का पढ़ा के आपको अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कम से कम एक वीडियो को आप लोग 3 बार देखिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए आगे देखते हैं कि घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों घोड़ा दागने का और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा आरंभ किया था? क्योंकि कोई दूसरे दुश्मनों का कोई सैनिक उसमें आके ना मिल जाए, और कमज़ोर घोड़ों और मजबूत घोड़ों को अलग करने के लिए ये प्रथा चालू की गई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, जिसे दीवाने रियासत कहते थे, किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। अलाई दरवाज़ा और हौज ए खास का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इक्ता प्रथा को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इक्ता प्रथा को चालू किसने किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, ऊपर मैंने पढ़ा रखा है। रानी पद्मिनी या पद्मावती कौन थी? तो यह चित्तौड़गढ़ की रानी थी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इस पे एक पद्मावत मूवी भी, फिल्म भी आया है, आप लोग देखे होंगे। पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 में किया गया था। तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक था और इसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन हो गए? अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जूना खां। सनकी पागल सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। सनकी और पागल सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवान ए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ए अमीर कोही यह कृषि विभाग था, इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता यह मोरक्को देश का यात्री था। भारत कब आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है कहाँ? किताब उल हिंद में, जिसे रेहला भी कहते हैं, और यह अरबी भाषा में लिखा गया। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना हुई है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और यह हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक, जो कि उसका चचेरा भाई था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया किसने? फिरोज तुगलक ने। दीवान ए खैरात की स्थापना की थी फिरोज तुगलक ने। सिंचाई कर, जिसे हक ए सर्व भी कहा जाता है, लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक था। सिंचाई कर या हक ए सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इसको शॉर्ट में FST भी याद कर सकते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी याद कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था, तो यह एक खैराती अस्पताल था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर, भारत का सिराज कहलाता है जौनपुर नामक स्थान। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। इसी के समय में 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। चलिए आगे देखते हैं। बहलोल लोदी के मकबरा को किसने बनवाया था, तो बहलोल लोदी को बहलोल लोदी के मकबरा को बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था सिकंदर लोदी ने और बहलोल लोदी का पुत्र ने। कबीर समकालीन थे किसके, तो सिकंदर लोदी के। कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के। आगरा शहर की स्थापना करवाया था सिकंदर लोदी ने 1504 में। अनाज से कर समाप्त कर दिया था सिकंदर लोदी ने, यानी अनाज पर जो कर लगाया जाता था वह सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया। 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, तो फारसी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। यह सिकंदर लोदी का पुत्र था। इब्राहिम लोदी जो था वह सिकंदर लोदी का पुत्र था। युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान या राजा कौन था, तो इब्राहिम लोदी। और यह पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे। 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी थी पेनुकोंडा। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित है कर्नाटक के वेल्लारी जिले के तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम्पी स्थित है कर्नाटक के वेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे। विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी कर्नाटक में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी विजयनगर की यात्रा पर आया था देवराय प्रथम के शासन काल में। निकोलो कांटी जो कि विजयनगर आया था, यह इटली का निवासी था और देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं। संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था, तो देवराय द्वितीय था। संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तुलुब वंश का महान शासक था कृष्ण देव राय। तुलुब वंश का महान शासक कृष्ण देव राय था। और उल्टा भी याद रखेंगे कि कृष्ण देव राय तुलुब वंश का शासक था। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और
शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, तो याद रखिएगा अंतर यहाँ अष्ट दिग्गज है और शिवाजी के दरबार में रहते थे अष्टप्रधान। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, ये तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे। तेनालीराम थे कृष्णदेव राय के दरबार में। आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल स्वामी मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है तथा हजारा मंदिर यह विजयनगर को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आए थे? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस और बारबोसा पुर्तगाल देश के यात्री थे और ये भारत आए थे कृष्णदेव राय के दरबार में। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ पराजित हो गया था। कौन? तो कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा हैदराबाद तेलंगाना में है का किला को बनवाया था काकतीय राजवंश ने। 13वीं सदी में गोलकुंडा का किला बनवाया था काकतीय राजवंश के शासक ने। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591 में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1663 ईस्वी में। पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था अच्युत राय के दरबार में। तुलुक वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। तुलुक वंश का अंतिम शासक था सदाशिव राय। स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी हसन गंगू के द्वारा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह इसका पूरा नाम था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन ने। राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया था जैनुल आबदीन ने। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। अद्वैतवाद के संस्थापक थे शंकराचार्य। द्वैतवाद के संस्थापक थे माधवाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैतवाद का संस्थापक था वल्लभाचार्य। मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह बाबर था। मुगल शासकों का क्रम क्या था? तो यह था सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब और फिर बहादुर शाह जफर। बाबर का जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 को फरगना में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को। बाबर का कब्र है काबुल, अफगानिस्तान में। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने भेजा था। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में और बाबर ने पराजित कर दिया था इब्राहिम लोदी को। यहाँ से आप लोग को ट्रिक बता देते हैं कि पहला बाई है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध बाई यानी बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए, इसका जीत का कारण था तोपखाना। बाबर के पास तोपखाना था और सैन्य कुशलता। और पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो अहे के बीच हुआ था, यानी अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो आम के बीच में हुआ था, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो बाई, अहे, आम याद रखिएगा पानीपत का तीनों युद्ध। बाबर ने प्रथम बार तोप का प्रयोग किया था बाजौरा और भेरा के युद्ध में। खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था। और खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण किया था खानवा के युद्ध के बाद। 1528 ईस्वी के चंदेरी के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था मेदिनी राय को। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी और यह तुर्की भाषा में लिखी।
ये भी बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। बाकी सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये चूंकि पूछा गया है इसलिए आपको हाईलाइट ज़्यादा कर दिया गया। बनारस नामा बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था मीर बाकी ने। बाबर का सेनानायक था। बाबरी मस्जिद जो विवाद जो बहुत था, यह मीर बाकी ने इसका निर्माण करवाया था। और यह कौन था? तो बाबर का सेना नायक था। बाबर का उत्तराधिकारी या उसका पुत्र था हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी और बाबर की पुत्री थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी। ज्योतिष में विश्वास रखता था कौन? तो हुमायूं। हुमायूं जो है दरबार में 7 सप्ताह के 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर जाता था। चलिए आगे देखते हैं कि दीन पनाह नामक नगर बसाया था हुमायूं ने। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग कपड़े पहनने के नियम किसने बनाए थे? हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी दीन पनाह नामक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं के मकबरा का निर्माण 1565 ईस्वी में हाजी बेगम ने कराया था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। शेर शाह का बचपन या मूल नाम था फरीद खान। शेर शाह को शेर खां की उपाधि दिया था दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने। शेर शाह को शेर शाह की उपाधि किसने दिया था? तो दिया था इसको दक्षिण बिहार का सूबेदार था, उसका नाम था शेर सूबेदार बहार खां लोहानी। डाक प्रथा का प्रचलन किसने करवाया था? तो शेर शाह ने करवाया था डाक प्रथा का प्रचलन। चलिए आगे देखते हैं कि अपने नाम से खुतबा यानी प्रशंसा भाषण किसने पढ़वाया था? शेर शाह ने। कब? चौसा युद्ध के बाद। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, दोनों एक ही युद्ध है, दो अलग अलग नाम हैं। यह 17 मई 1540 में हुआ था और शेर शाह ने पराजित किया था हुमायूं को। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड जिसको अभी कहते हैं, इसकी मरम्मत करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह के काल में भू राजस्व का दर था कुल उपज का 1/3 भाग। देखिए, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो जैसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ वैसे वैसे आप लोग मन में पढ़िए उस और साथ में सुनिए तो जल्दी याद हो जाएगा। शेर शाह के शासन काल में भू राजस्व का दर कितना था? तो कुल उपज का 1/3 भाग। शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में तोप के गोले के विस्फोट होने के कारण 1545 में। शुद्ध चांदी का सिक्का तथा रुपए का सिक्का किसने ढलवाया था? शेरशाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो ये शेर शाह के समकालीन थे और मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा नामक ग्रंथ की रचना की थी। स्वप्नवासवदता की रचना की थी भास ने। शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। अकबर जो जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था, इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट पाकिस्तान में। अकबर की मां का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कहाँ पे? कालानौर के में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर में बैरम खां के द्वारा। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? हेमू को। मैंने बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध का ट्रिक है बाई अहे आम। बाई से बाबर और इब्राहिम लोदी, अहे से अकबर और हेमू, और आम से अहमद शाह अब्दाली और मराठा। देखिए द्वितीय युद्ध में है ना कि अकबर और हेमू अहे, ठीक है, और यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। यह अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खान ए खाना की उपाधि किसे दी थी? बैरम खान को। अकबर ने जड़ी कलम तथा सीरी कलम की उपाधि दी थी
तो जड़ी कलम की उपाधि दी थी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को और सीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुल सम्मद को। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर कैसा दृष्टि रखता था? तो धर्मनिरपेक्ष, यानी सभी धर्म को समान रूप से देखता था। अकबर ने राजनीति विजय की शुरुआत की थी 1562 ईस्वी में मालवा के विजय से। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। बाज बहादुर था मालवा का अंतिम सुल्तान। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय हासिल किया गया 1567 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था? तो महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेना था मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेना था हकीम खान। देखिए, अकबर मुस्लिम था और उसका सेनापति मान सिंह हिंदू था, और लेकिन महाराणा प्रताप हिंदू थे तो उनका जो सेनापति था वो मुसलमान था हकीम खान। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिच 1588 में हेक्टर जहाज से। चलिए आगे देखते हैं। मनसबदारी प्रथा लागू किया था अकबर ने। इबादत खाना स्थापित किया था अकबर ने। जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया था अकबर ने। अकबर का राजकवि कौन था? फैजी। अकबर का राजकवि था फैजी। आईने अकबरी के रचयिता थे अबुल फजल। तुलसीदास के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 में। मीराबाई का जन्म हुआ था 1499 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि मीराबाई के गुरु कौन थे? तो रैदास थे या संत रविदास जी मीराबाई के गुरु थे। चलिए आगे देखते हैं कि पंचमहल को बनवाया था अकबर ने। नवरत्न या विद्वान या कवियों संबंधित है। नवरत्न संबंधित है अकबर से, यानी नवरत्न जो थे सम्राट अकबर के दरबार में रहते थे। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म या तौहीद ए इलाही धर्म को अकबर ने चलाया था 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही के पुरोहित थे अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे अकबर के। अकबर की मृत्यु 1605 में अतिसार रोग से हो गई थी। अकबर का मकबरा था सिकंदरा आगरा में। अकबर का मकबरा बनवाया था जहांगीर ने। तानसेन, इसका मूल नाम रामतनु पांडे था। यह प्रसिद्ध संगीतकार था अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे मोहम्मद गौस। फैजी और बीरबल थे अकबर के दरबार में। फैजी और बीरबल रहते थे अकबर के दरबार में। आगे देखते हैं कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। चलिए आगे देखते हैं कि दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था और तीर्थ कर को समाप्त किया गया था 1563 में। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 में और मजहर की घोषणा की गई थी 1579 में अकबर के द्वारा। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, इसका जन्म 1569 में हुआ। जहांगीर का जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान ए खाना। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां, और इसका दूसरा नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा नूरजहां का ही नाम था। नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था। आगे देखते हैं कि नूरजहां का प्रथम विवाह हुआ था अली कुली बेग से। नूरजहां के पिता थे मिर्जा गयास बेग।
गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेग, जो कि नूरजहां की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी जहांगीर के समय में 1615 में। दो अशपा और सिंह अशपा प्रथा किसने चलाया था? जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा है शहादरा, लाहौर में। जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। और जहांगीर किसकी पहली पत्नी थी? तो अली कुली बेग से इसकी पहली शादी हुई थी। आगे देखते हैं कि तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। भक्त तुकाराम समकालीन था जहांगीर के। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन दोनों चित्रकार थे, और ये दोनों जो थे जहांगीर के समय में थे। और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को या समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे देखते हैं कि पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर है। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। मुगल काल में जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस था। यानी प्रथम अंग्रेज जो था पूरे मुगल साम्राज्य में, वह सबसे पहले जहांगीर के ही दरबार में आया था 1608 ईस्वी में। जहांगीर से पहले जितने भी मुगल शासक थे, किन्हीं के दरबार में अंग्रेज नहीं आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था हॉकिंस को। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां। शाहजहां, इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था लाहौर में। चलिए आगे देखते हैं कि शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी, और मुमताज महल का असली नाम अर्जुमुंद बानो बेगम। आना का सिक्का किसने चलाया था? शाहजहां ने चलवाया था। ताजमहल का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने। मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र के ऊपर में। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1632 से लेके 1652, यानी कुल 20 वर्षों का समय लग गया था ताजमहल का निर्माण कराने में। आते हैं कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खान ने, पर्सिया का था। ताजमहल मकबरा का योजना था उस्ताद ईसा खान ने। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से करवाया था दारा शिकोह ने। दारा शिकोह जो था वह शाहजहां का पुत्र था। और सिर-ए-अकबर का होता है महान रहस्य। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरा के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन को बनवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के मोती मस्जिद, लाल किले में मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने। आगे देखते हैं कि आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा बेगम ने। यह शाहजहां की बेटी थी। जहां आरा बेगम कौन थी? शाहजहां की बेटी थी। मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां था, और बनवाया था शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस भी कहते हैं, तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मुहम्मद शाह। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद में। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किया था 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार 1698, 1659 में राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब। मुगल वंश जो औरंगजेब था उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, और साथ ही साथ
हुमायूं भी जो था उसका 2 बार उसने शासक बना। आगे देखते हैं कि बीवी का मकबरा है औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीवी का मकबरा। बीवी के मकबरा जो किला है उसे द्वितीय ताजमहल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब के जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। नवरोज त्यौहार को मनाने पर रोक लगा दिया था औरंगजेब ने। और शुरू किसने किया था आप लोग कमेंट में कीजिएगा, ऊपर आप लोगों को पढ़ाया गया है, देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। जजिया कर को पुनः लगाया था औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दोनों बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में रंगून में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी 1862 रंगून में। मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला जनपद कहलाता था, क्रमशः विजारत और सरकार। मुगल काल में मंत्री परिषद को विजारत कहते थे और जिला को सरकार कहते थे। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का कहलाता था क्या? तो मुगल काल में सरकारी भूमि खालसा भूमि कहलाती थी और सिक्का जो था वो संसद था। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल काल में तांबे के सिक्का को कहते थे दाम, जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। शाह ए बेखबर किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जानते हैं। लंपट मूर्ख कहा गया है जहांदार शाह को। मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है फर्रुख सियर को। रंगीला बादशाह कहलाता है मुहम्मद शाह। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में मुहम्मद शाह के शासन काल में। चलिए आगे देखते हैं कि ईरान का नेपोलियन कहलाया नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या गुरु थे दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक करवाया था अपना कब? 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा रायगढ़ के किले में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1674 ईस्वी में काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा और रायगढ़ के किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1674 में रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम या भूमि कर प्रणाली का नाम क्या था? तो शिवाजी की पैदल सेना का नाम पाइक था और भूमि कर प्रणाली जो थी उसका नाम रैयत बाड़ी था। चलिए आगे देखते हैं कि शिवाजी का मंत्री परिषद था अष्टदिग्गज और अष्ट प्रधान, माफ कीजिएगा, शिवाजी के मंत्री परिषद का नाम था अष्ट प्रधान। आप लोग बताएंगे कि अष्टदिग्गज नामक जो मंत्री परिषद था किसके शासन में था? अष्ट प्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा। चौथ और सरदेश मुखी क्या था? यह एक प्रकार का कर था। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को हुई थी। शिवाजी का अंतिम आक्रमण था कर्नाटक राज्य पे। शिवाजी ने अंतिम आक्रमण किया था कर्नाटक राज्य पे। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी का उत्तराधिकारी बना संभाजी। संभाजी की हत्या करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ 1719 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित किया था निजाम उल मुल्क को। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम को पराजित किया था निजाम उल मुल्क को।
शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने। यह लड़ाकू पेशवा थे। नाना साहब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी को 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। मैंने बताया था कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। तो पहला याद रखिएगा बाई के बीच हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा अहे के बीच हुआ था अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा पानीपत का युद्ध जो था वो आम के बीच में हुआ था, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था बाजीराव द्वितीय और यह अंतिम पेशवा भी था बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच जो युद्ध था वह 1775 से 82 तक था, 7 वर्ष तक, और यह समाप्त हुआ सालबाई की संधि के तहत। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट पेज ही है। सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच वारेन हेस्टिंग्स के समय में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी के बीच हुआ था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासन काल में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमशः। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के काल में, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वेलेजली के काल में, और तीसरा आंग्ल मराठा हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में और मथुरा में, 5 जगह पे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह बहुत सारे बुक जो मार्केट में उपलब्ध हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही हर एग्ज़ाम जो भी होने वाला होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेट और उसका साथ में सॉल्यूशन का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि रिवीजन से ही रिजल्ट संभव है। ठीक है, पढ़ना तो ज़रूरी है ही, रिवीजन में कम से कम हर चीज़ को आप 3 बार 4 बार ज़रूर पढ़ें, चाहे आप वीडियो के माध्यम से उसको देखें या फिर अपना सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करके देखें, तो ज़रूरी है रिवीजन जो बच्चे नहीं करते हैं, और रिवीजन करने में बहुत परेशानी भी होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो भी देख के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे एक बार सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।